नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, अखंड ज्योति बीपीएससी के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए वो श्रृंखला जो आपको सफलता के मंजिल तक पहुंचाएगी, उस समय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मेरा नाम शशि शरण है और बिना देरी के कक्षा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि हमारी सभी शिक्षकों के मेहनत को आप आड़े हाथों नहीं ले रहे हैं, आप मोहब्बत से उसको स्वीकार कर रहे हैं। साथियों, मैं कहना यह चाहता हूं कि सभी शिक्षक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और आप सभी के वीडियो को लाजवाब प्यार दे रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको टॉपिक वाइज प्रश्न कराएंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रत्येक परीक्षा के लिए फायदेमंद होने वाली है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और मैंने कहा है कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हां हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए आधुनिक भारत के इतिहास में पहला चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर में जो टॉपिक है उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और उस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का साथियों पहला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कांग्रेस और उससे संबंधित महत्वपूर्ण अधिवेशन। आज की इस कक्षा के अंदर में इस टॉपिक को पूर्णतः फिनिश करेंगे। साथियों, बिना देरी किए हुए कक्षा की शुरुआत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला जो प्रश्न है साथियों वो लेते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या 1889 में हुई थी, 1885 में हुई थी, 1884 में हुई थी, 1888 में हुई थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? आपको बताना है कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है साथियों, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं साथियों कि उसकी स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। पहली बात आप इस बात को समझ लीजिए कि इसका पुराना नाम क्या था। जरा सभी लोग कमेंट करेंगे तो इसका पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब दूसरा सवाल उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो इसका पुराना नाम था, इसका गठन कब हुआ? तो साथियों इसका गठन वर्ष 1884 में हुआ। दूसरा सवाल पूछता है कि इसका गठन किसने किया? तो इसका गठन किया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एवो ह्यूम ने। साथियों, एवो ह्यूम ने। दूसरा समझिए कि इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम किसकी अनुशंसा पर बदला गया? तो नाम जो है दादा भाई नौरोजी। जरा सभी लोग कमेंट करेंगे दादा भाई नौरोजी। आज से आपको टॉपिक वाइज प्रश्न मिल रहा है साथियों। दादा भाई नौरोजी की अनुशंसा पर बदला गया। और दादा भाई नौरोजी की साथियों जब अनुशंसा पर यह नाम बदला गया, अनुशंसा पर नाम बदला गया, तो इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। तो आपसे दूसरा प्रश्न जो पूछेगा कि किसकी अनुशंसा पर, तो मेरे सभी साथी जवाब देंगे कि दादा भाई नौरोजी की अनुशंसा पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तीसरा एक और सवाल यहां से पूछेगा कि ये जो कांग्रेस शब्द है ये कहां से लिया गया है? तो आप सभी कहेंगे कि ये कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कहां से? जरा सभी लोग कमेंट करेंगे कहां से लिया गया है? नॉर्थ अमेरिका से, यानी उत्तरी अमेरिका से यह शब्द लिया गया है। चौथा आपसे पूछेगा कि आखिर कांग्रेस शब्द का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो आपको बताना है कि कांग्रेस का मतलब क्या होता है। जरा बताओ, मैंने पेड बैच में पढ़ाया था। इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह। तो कांग्रेस जो शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक समूह। तो यह हो गया कांग्रेस से बेसिक सवाल। अब आते हैं कि स्थापना जब हुई थी साथियों, तो स्थापना में साथियों अगला प्रश्न बनेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कि गठन कब हुआ, नाम किसकी अनुशंसा पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन हो गया कि कहां से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 6 जो यहां से बनेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं कि प्रथम अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। जब सभी लोग कमेंट करेंगे, अब टॉपिक वाइज शुरू हुआ है, आज से क्लास कोई नहीं छोड़ेगा, प्रतिदिन रात 9 बजे हमसे मिलेगा। वोमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी साथियों इसके प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। दूसरा सवाल पूछेगा कि सचिव कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, सचिव थे इसके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम साथियों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके सचिव हुआ करते थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद साथियों यहां से कांग्रेस से एक और प्रश्न पूछेगा कि जब कांग्रेस की पहली बैठक हुई तो कांग्रेस की बैठक में कितने लोग शामिल हुए? तो याद रखिएगा कि जब यह अधिवेशन की यह पहली बैठक हुई तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछेगा, तो आप कहना कि 72 लोग शामिल हुए। कितने लोग शामिल हुए? तो 72
72, जरा सभी लोग कमेंट करेंगे कितने लोग शामिल हुए, तो 72 लोग शामिल हुए साथियों। 72 पीपल जो है इसमें शामिल हुए। प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1885 होगा। 2 सवाल और बनेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 यहां से बनेगा कि यह अधिवेशन कहां हुआ, तो याद रखना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय साथियों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में साथियों, महाविद्यालय बॉम्बे में अधिवेशन यह हुआ। आपसे पूछेगा कि यह अधिवेशन कहां, यह क्वेश्चन नंबर 10 यहां से पूछेगा साथियों कि यह अधिवेशन कहां प्रस्तावित था। तो आपसे जब पूछे कि यह कहां प्रस्तावित है साथियों, तो प्रस्तावित स्थान था पूना, लेकिन पूना में महामारी के फैलने के कारण इसका स्थान बॉम्बे कर दिया गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया साथियों, तो 62 प्रतिनिधि ने, 42 ने, 72 ने, 92 ने, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था साथियों, आपको बताना है कमेंट करके। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ऑफिसर एकेडमी ने जो ये बदलाव किया है कि आपको हर क्लास के बीच में आधे घंटे का गैप, हर क्लास का बोर्ड पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिल रहा है फ्री में, साथ ही साथ साथियों हर क्लास में टॉपिक वाइज कराया जा रहा है कि पिछले अगले 20-25 दिन के अंदर में हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 72। अब जरा ध्यान से समझना साथियों कि ये जो 72 प्रतिनिधि थे ये भारत के विभिन्न प्रांतों से आए थे। इन 72 प्रतिनिधियों में आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहां से आए थे, तो याद रखना साथियों बॉम्बे प्रांत से। कहां से आए थे जरा कमेंट करके बताना, बॉम्बे प्रांत से कितने, तो 38 आए थे। दूसरा आपसे पूछेगा कि कहां से आए थे दूसरे नंबर पर, तो ध्यान रखना साथियों मद्रास प्रांत है, मद्रास प्रांत से 21 लोग आए थे। तीसरा साथियों ध्यान रखेंगे संयुक्त प्रांत है साथियों, संयुक्त प्रांत से साथियों 7 लोग आए थे। चौथा साथियों याद रखेंगे पंजाब प्रांत है साथियों, पंजाब प्रांत, और इस पंजाब प्रांत से कितने लोग आए थे, तो ध्यान रखना 3 लोग आए थे। और आखिरी साथियों याद रखना बंगाल प्रांत, वो बंगाल जो भारत का सबसे बड़ा प्रांत था क्षेत्रफल के आकार पर भी, वहां से भी 3 लोग आए थे। कुल लोगों की संख्या कितनी हो गई, 72 हो गई। अब यहां से 5 और सवाल बनेंगे जो एग्जाम में आएंगे साथियों, 5 और सवाल बनेंगे। मैं जरा यहां पर एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि 1885 की यह बात है साथियों, 1885 में अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे वर्ष के अगर मैं लिख दूं, एक टेबल बना दूं, यहां पर लिखूं कुल सदस्य लिख दूं, यहां पर लिखूं कि कितने मुस्लिम सदस्य थे, और यहां पर लिखूं कि कितने महिला सदस्य ने भाग लिया, ठीक है, और कितने बिहार के लोग थे, यह भी लिख लेता हूं भाई, बिहार स्पेशल भी देखना है हमें। तो कितने बिहार स्पेशल की कल रात क्लास होने वाली है, बिहार स्पेशल की। एक दिन मॉडर्न में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लूंगा और एक दिन बिहार स्पेशल होगी, प्रतिदिन रात 8 बजे। तो कुल हो गया, मुस्लिम हो गया, महिला हो गया और बिहार हो गया यहां पर। तो साथियों जो पहला टेबल हमारा बनेगा, वर्ष है साथियों 1885 का, 1885 का, कुल सदस्यों की संख्या 72 है। 1886 की अगर हम बात करें तो कुल 436 लोग हैं। 1887 की बात करें तो कांग्रेस के अंदर में 607 लोग आए थे। 1888 की बात करें तो 1248 लोग हैं, और 1889 की साथियों बात करें तो 1889 ही सदस्य हैं। उसी हिसाब से साथियों अगर हम मुस्लिम सदस्यों की बात करें तो पहले अधिवेशन में 2 लोग आए थे, दूसरे में 33 आए थे, तीसरे में 81 आए थे, चौथे में 221 आए थे, और पांचवें में 254 आए थे। तो ये मुस्लिम सदस्यों की संख्या है। महिलाओं की बात करें तो 0 0 0 0 और 6/10। क्या सबको याद है, मैंने पेड बैच में पढ़ाया था कि 10 लोगों ने पंजीकरण कराया था, 10 लोगों ने पंजीकरण कराया था, रजिस्ट्रेशन, जिसमें से 6 महिलाएं शामिल हुई थी, 6 महिलाएं शामिल हुई थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। जिसमें साथियों आपको याद होगा कि बहुत सारे नेताओं की, बहुत सारे प्रतिनिधियों की पत्नियां हुआ करती थी, बहुत सारे लोगों की नेताओं की बहनें हुआ करती थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के भी संबंधी थी, जानकीनाथ घोषाल थी, बहुत सारे लोग थे। बिहार से पहले अधिवेशन में 0 और दूसरे में 2 लोग शामिल हुए थे। आपको याद होगा एक का नाम था विशेश्वर सिंह और दूसरे का नाम जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
बताइए, मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है और आपको याद करिए मैंने बताया था कि ये एससीईआरटी की किताब में दिया हुआ है कि 2 लोग बिहार से थे, दूसरे अधिवेशन में कुल 25,000 रुपए 16,000 रुपए खर्च हुए थे। उस 16,000 रुपए में से बिहार के दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने 2500 रुपए दान में दिए थे, जबकि कुल्हरिया और डुमराव महाराज ने भी 750 रुपए दान में दिए थे। ये एससीईआरटी की किताब से मैंने आपको क्लास में यानी पेड बैच में पढ़ाया था, आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टेबल हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछेगा तो आप बता पाएंगे यस और नो, जरा बताओ यस और नो, रिवीजन बेहतरीन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या रिवीजन बेहतरीन हो रहा है? तो ये पूरे प्रश्न आपके आ जाएंगे, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। अगला प्रश्न लेते हैं, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ध्यान रखना, यहां पे 2-3 बड़ी बातें बताऊंगा। 1885 में महासचिव कौन था? क्या वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्रनाथ दास थे, फिरोज मेहता थे, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो 1885 में साथियों कौन हुआ करते थे? तो प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा एवो ह्यूम। साथियों एवो ह्यूम के बारे में 4 बड़ी बातें जो एग्जाम में आ सकती हैं, एससीईआरटी की किताब में भी हैं कि एवो ह्यूम का पूरा नाम क्या है। तो एवो ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम है साथियों? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की साथियों अगर हम बात करते हैं तो मूल रूप से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहां के रहने वाले थे? तो आपसे पूछता है कि ये कहां के निवासी थे, जरा कमेंट करके बताना साथियों कहां के थे। तो ये स्कॉटलैंड के थे। सभी लोग कमेंट करेंगे स्कॉटलैंड। याद करना है, जब मैं बोलूं कि कमेंट करिए तो वो कमेंट इसलिए आप करिए क्योंकि वो परीक्षा में आता है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप कमेंट करिए। स्कॉटलैंड के थे। भारत में ये आईसीएस अधिकारी के रूप में ज्वाइन हुए थे साथियों, भारत में ये आईसीएस अधिकारी बने थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछेगा कि किस कैडर में? तो बंगाल सिविल सेवा के अंदर में साथियों। कहां पे? तो बंगाल सिविल सेवा के अंदर में ये ज्वाइन हुए थे। अब आपसे पूछेगा कि ये कब ज्वाइन किए थे बंगाल सिविल सेवा? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी 1849 में। आपसे पूछेगा कि कब रिटायर हुए साथियों? रिटायर्ड कब हुए? तो रिटायर्ड हुए 1882 में साथियों, 1882 के अंदर में। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी बात कहते हैं, दूसरी बड़ी बात करते हैं यहां पे साथियों। उसके अलावा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की हम बात करें साथियों तो एवो ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। जरा मेरे साथियों बताओ कि कांग्रेस का पिता कब घोषित किया गया? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को साथियों कांग्रेस का पिता कहा जाता है और यह 1912 के अधिवेशन में घोषित हुआ। 1912 के अधिवेशन में इनको कांग्रेस का पिता कहा गया। दूसरी बात यह भी समझना साथियों कि ये कांग्रेस के क्या बने? तो सचिव बने और ये लगातार 21 साल तक यानी 1885 से लेकर 1906 तक, यानी मैं कह सकता हूं कि लगातार 21 साल तक सचिव रहे। लगातार साथियों कितने साल तक जरा बताना, सभी लोग कमेंट करो। गांधी जी 21 साल रहे थे दक्षिण अफ्रीका और ये भी साथियों लगातार 21 वर्ष तक सचिव रहे। 21 वर्ष तक क्या रहे? तो कांग्रेस के सचिव रहे। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो याद रखना इन्हें ही हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि दी गई थी। हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि दी गई थी। इन्हें पीपल्स फ्रेंड भी कहा जाता है साथियों, इन्हें पीपल्स फ्रेंड भी यानी लोगों का मित्र भी कहा जाता है। इन्हें लोगों का मित्र क्योंकि इनके मृदुभाषी हुआ करते थे और इससे भारत के लोग काफी ज्यादा खुश रहते थे। तीसरा साथियों, भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। भारत में साथियों किस चीज का जनक कहा जाता है? तो भारत में पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इतने बातों को आपको ध्यान रखना है। एक और प्रश्न यहां से पूछेगा कि इनकी जीवनी किसने लिखी है? तो याद रखना कि एवो ह्यूम की जीवनी किसने लिखी है, यह आपसे पूछेगा। एकदम डेफिनेट क्वेश्चन बन सकता है कि एवो ह्यूम की जीवनी किसने लिखी है। तो साथियों याद रखेंगे इसकी जीवनी लिखी है विलियम बेडरवर्न ने। जरा कमेंट करो सभी लोग, जीवनी डैश विलियम बेडरवर्न। सभी लोग कमेंट करेंगे जीवनी डैश विलियम बेडरवर्न, क्योंकि इसकी जीवनी विलियम बेडरवर्न ने लिखी थी साथियों, विलियम बेडरवर्न ने। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। कांग्रेस के गठन में मूल इनका हाथ था और सुरक्षा कपट के सिद्धांत के तहत, ध्यान रखेंगे सेफ्टी वॉल्व, सुरक्षा कपट के सिद्धांत के तहत इन्होंने क्या किया था? सुरक्षा कपट के सिद्धांत के तहत इन्होंने कांग्रेस का गठन करवाया था। कांग्रेस का गठन करवाया था।
सर डिस्कशन कम नहीं होगा भाई, हाथ जोड़ते हैं, आप क्लास छोड़कर चले जाइए। हमारी जो पढ़ाने की शैली है, हमारे सभी शिक्षक, हम ना गंभीर लोग हैं, हम ऑनलाइनर वाले नहीं हैं, हम गंभीर हैं, हम सिविल सेवा को पढ़ाते हैं, हम बीपीएससी वाले लोग हैं, यूपीएससी वाले लोग हैं, तो हम जो है साहब डिस्कशन कराएंगे, हम इसी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्लास को आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आप क्लास छोड़कर चले जाइए। आइए, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि कोई भी बच्चे साथियों जो ऑनलाइन के बैच में पढ़ते हैं, अगर वो ऑफलाइन के हमारे फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेंगे तो उनको फीस में 5,000 रुपए की छूट मिलेगी। बस उनको अपना दिखाना होगा कि देखो सर, हमने ऐप में कोई भी बैच, 10 रुपए का भी बैच खरीद रखा है, 100 रुपए का भी बैच खरीद रखा है, उससे मतलब नहीं है। अगर आपने हमारे ऐप में कोई भी कोर्स खरीद रखा है तो आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा साथियों हमारे ऑफलाइन बैचेस में। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो साथियों आपको बताना है कि नरम दल और गरम दल की यह बात कर रहा है साथियों, नरम दल और गरम दल की। तो बताइए, क्या वो बहिष्कार आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन था, संताल आंदोलन था साथियों, और सविनय अवज्ञा आंदोलन था? आपको बताना है कि किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बटी थी। तो आप सभी को याद होगा साथियों, प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बायकॉट मूवमेंट। आपको याद होगा कि 1907 के अंदर में साथियों सूरत में अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसे हम सूरत अधिवेशन कहते हैं। आपसे एक प्रश्न पहला ही बनेगा कि सूरत अधिवेशन, पहला ही प्रश्न बनेगा कि ये जो 1907 का अधिवेशन था ये कहां प्रस्तावित था। आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि यह अधिवेशन कहां प्रस्तावित था। तो साथियों ध्यान रखना, ये नागपुर में प्रस्तावित था, लेकिन इसका स्थान बदलकर कहां कर दिया गया, तो सूरत कर दिया गया। इसके अलावा यहां पे अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो आपको याद होगा कि यहां पे अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। कौन थे? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। आपको याद होगा साथियों कि इस अधिवेशन में, जैसे ही अधिवेशन शुरू हुआ उससे पहले एक अफवाह फैल गई, और वो अफवाह क्या थी कि जो 1906 में 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उन 4 प्रस्तावों जो पारित किए गए थे उनको रद्द करने वाले हैं, रद्द होगा। वो जैसे ही ये फैली कि ये प्रस्ताव जो 4 जो पारित हुए थे, जिसमें स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज की बात थी, उसको जब रद्द किया जाएगा तो पीछे से किसी ने चप्पल चला दी, और वो चप्पल किसको लगी थी? तो फिरोज शाह मेहता को लगी। और जैसे ही वो चप्पल फिरोज शाह मेहता को लड़ी तो ये अधिवेशन रद्द कर दिया गया। मैं ध्यान से सुनना साथियों, ये अधिवेशन क्या हो गया? तो ये अधिवेशन रद्द कर दिया गया। और यहां तय हुआ कि 1908 के अंदर में साथियों मार्च महीने में कहां आयोजित होगा? इलाहाबाद में। और जब मार्च महीने के अंदर में इलाहाबाद में अधिवेशन आयोजित हुआ तो यहां पे सिर्फ उदारवादियों को बुलाया गया। अब ये इतिहासकार कहते हैं कि यहां पे सिर्फ उदारवादियों को बुलाना यह दर्शाता है कि कांग्रेस में टूट हो चुकी है, और कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में बट गया है। उसके बाद साथियों 1908 के इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान बनाने की चर्चा हुई, और कांग्रेस का संविधान बनाने के लिए बातचीत हुई, और यह तय हुआ कि हम अगले इसी वर्ष 1908 में मद्रास में मिलेंगे। और आपको याद होगा साथियों कि 1908 में मद्रास में अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी थे, और यहां कांग्रेस का संविधान जो है साथियों एक्सेप्ट किया गया, कांग्रेस का संविधान स्वीकार कर लिया गया। और इसी कांग्रेस के संविधान के तहत, इसी कांग्रेस के नए संविधान के तहत सभी के सभी उग्र राष्ट्रवादियों को 7 साल के लिए, उग्र राष्ट्रवादियों के कितने साल के लिए साथियों? तो 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया। 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो यह आपको ध्यान रखना है, प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बायकॉट मूवमेंट हो जाएगा। आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है। 8000 लोग लाइव है साथियों, इस प्यार मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रिया। बस एक निवेदन और है कि अगर आप इस क्लास के अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, आप जानते हैं कि गुरु को अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लिंक, मेरे लिए काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पहले ये बताइए, पहले यस सर करिए या नो सर करिए कि क्या आप मेरी एक बात मानेंगे। अगर आप मुझे गुरु मानते हैं, आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो एक बात मनवाना चाहता हूं मैं, क्या यस और नो बताइए कि क्या आप मानेंगे, तब मैं बोलूंगा।
साथियों यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पे जब उग्र राष्ट्रवादियों को अलग किया गया तो पूछेगा कि ये जो अलगाव हुआ तो ये वापस एक कब हो गए। तो ध्यान रखिएगा साथियों, वापस जो है एक कब हुए, तो वापस ये दोनों 1916 में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हुए। साथियों कहां एक हुए? लखनऊ अधिवेशन में एक हुए, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। सभी मेरे बच्चे यस सर कह रहे हैं, हुकुम करो सर कह रहे हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को एक बार अपने इसके लिंक को उठाइए और लिंक को उठा के अपने एक बार व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर कर कर चले आइए। मैं आपका इंतजार करूंगा। खूब सारा आशीर्वाद आप सभी लोगों को। एक बार इसके लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि किसी का भला हो जाए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? आपसे पूछ रहा है क्या वो 1901 था, 1905 था, 1912 था, 1916 था और उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और जब शेयर करके आ जाए तो उसमें लिख दीजिएगा सर शेयर कर दिया, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा शेयर कर दिया। बहुत शुक्रिया। पाठक जी हैं, पाठक जी ने लिखा है कि शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच पाठक जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक पाठक। आइए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी विकल्प हो जाएगा। साथियों गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले में दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर साथियों हम गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले याद रखेंगे, गोखले किस विचारधारा के थे? तो ये उदारवादी नेता हुआ करते थे। किस विचारधारा के थे साथियों? तो ये उदारवादी नेता हुआ करते थे। दूसरी बड़ी बात अगर मैं गोखले की करूं, दूसरी बड़ी बात करूं तो 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सभी लोग कमेंट करेंगे साथियों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी साथियों, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा अगर इनके बारे में बात करें तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। ये कौन थे साथियों? तो महात्मा गांधी के, आप ध्यान रखेंगे कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। अब आते हैं साथियों इस प्रश्न में। अब ये बात करें अगर हम 1905 के अधिवेशन की तो साथियों 1905 के अधिवेशन को आयोजित कहां किया गया था? तो बनारस अधिवेशन कहते हैं इसे। यह अधिवेशन साथियों बनारस में आयोजित हुआ था और इस बनारस अधिवेशन में ध्यान रखेंगे कि जो बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था, क्या हुआ था साथियों? तो बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ, विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरा साथियों ध्यान रखेंगे, दूसरा ध्यान रखेंगे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया आंदोलन था, तो स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव साथियों पेश हुआ था, प्रस्ताव पेश हुआ था। आप सबको बता दें कि बंगाल का विभाजन साथियों, बंगाल का विभाजन आप सबको बता दें, बंगाल का विभाजन साथियों हम आपको बता दें, बंगाल का आपको विभाजन बता दें कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, जरा बताइए प्रभावी कब हुआ था। अगर बंगाल विभाजन के बारे में पूछे कि बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ था तो आप कहेंगे कि 16 अक्टूबर 1905 को साथियों, 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन प्रभावी हुआ था। जरा मेरे साथियों ये बता देना कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो याद रखना साथियों लॉर्ड कर्जन इस समय वायसरॉय हुआ करते थे। जरा सभी लोग कमेंट करेंगे लॉर्ड कर्जन, सभी लोग कमेंट करेंगे साथियों लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इस समय भारत के वायसरॉय हुआ करते थे जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 हुआ करता था, 1905। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन एक काम इनका कौन सा? बंगाल का विभाजन इनके छवि को खराब और धूमिल कर दिया। अन्यथा साथियों इन्होंने सारे बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, जिन अच्छे कामों के लिए साथियों, जिन अच्छे कामों के लिए इनको जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने कहा है कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। किस्मत ने बदले पाले हैं, हम किस्मत से लड़ने वाले हैं। आंखों पर चढ़ते ज्वाले हैं, अब हम कहां रुकने वाले हैं? साथियों हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। अंगारों पर चलने वाले हैं, हुंकारे हम भरने वाले हैं। निकल चुके विजय पथ पर हम तो ऐसे मत वाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तूफानों को मिटाने वाले हैं, खुद को भी गलाने वाले हैं। हार कहां हमने माना, हम
गिर गिर कर उठने वाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तो कहता हूं, कलम हो तो कलाम जैसी होनी चाहिए, जज्बा हो तो पहचान अलग होनी चाहिए, तेवर अलग और खून में रवानी होनी चाहिए, होठों पर बिहार को बदलने की कहानी होनी चाहिए, दिल में जुनून, आंखों में लहू उतारना होगा, आंखों के आंसू को सुखाकर अंगार करना होगा, मां बाप के सपनों को पहचान देनी होगी और इसके लिए अब किस्मत से लड़ना होगा। तो लड़ेंगे किस्मत से ताल भरेंगे, आंखों को भीजेंगे, काढ़ा लाल करेंगे, कोई सौंदर्य नहीं ना कहीं समय बर्बाद करेंगे, हम उठेंगे, लड़ेंगे और इसका शंखनाद करेंगे। जितनी हिम्मत है उतना निचोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। हार हो तो ऐसी कि सबके आंखों में पानी उतर जाए और जीत हो तो ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए। तो उठो बिहार के लाल उठो, तो उठो बिहार के लाल उठो, इस माटी इस धरा के कमाल उठो, तुम शिक्षक ही भविष्य बिहार के हो, अब उठो और बेमिसाल उठो कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तो साथियों, ऑफिसर एकेडमी वालों का जुनून कम नहीं होना चाहिए, ऑफिसर एकेडमी वालों का जज्बा कम नहीं होना चाहिए। आप जोश भरते रहिए, आप हमें प्रोत्साहित और उत्साहित करते रहिए, हम कलम घिस घिस कर इतिहास बदल देंगे। याद रखिएगा, बिहार के इतिहास में जब कभी बिहार शिक्षक भर्ती का इतिहास लिखा जाएगा तो ऑफिसर एकेडमी के इस कार्य को, इस मेहनत को, इस शिक्षकों की टीम को और इस बच्चों के प्यार को इतिहास के पन्नों में अमर के हिसाब से लिख दिया जाएगा। यह अमर हो जाएगा साथियों, इस बात को याद रखिए। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपसे पूछ रहा है कि किसने की थी। सुरेंद्र नाथ दास ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंदो घोष ने, दादा भाई नौरोजी ने, उपरोक्त में से एक या कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। साथियों, दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी उदारवादी विचारधारा के नेता हुआ करते थे। ये किस विचारधारा के थे साथियों? तो उदारवादी विचारधारा के नेता हुआ करते थे। अगला प्रश्न बीपीएससी पूछेगा, जरा आप भी कमेंट बॉक्स में बताना कि दादा भाई नौरोजी, भाई पानी, टेक्निकल टीम से कहूंगा कि पानी दीजिए, मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है, मेरे पानी लाके दीजिए। दूसरा मैं कहूंगा साथियों कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्ष बने? तो याद रखना 3 बार अध्यक्ष बने। जरा सभी लोग कमेंट करेंगे 3 बार अध्यक्ष बने। 3 बार अध्यक्ष की अगर हम बात करें साथियों तो पहली बार अध्यक्ष बने 1886 में। आपसे पूछेगा कि स्थान कहां था, तो कहना कलकत्ता हुआ करता था। दूसरी बार बने साथियों 1893 में। 1893 में साथियों लाहौर हुआ करता था, लाहौर, है ना। तीसरी बार साथियों अगर हम बात करें तो 1906 में, और 1906 में कलकत्ता हुआ करता था, है ना। अब इसका एक ट्रिक है याद करने का, CLC याद कर लो। क्या याद करोगे? एक ट्रिक बताता हूं, एक ट्रिक है साथियों, CLC यानी कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। जरा सभी लोग कमेंट करिए एक बार कमेंट बॉक्स में, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए CLC। अगर कोई पूछे कि दादा भाई नौरोजी का अधिवेशन कहां कहां हुआ 3 बार, तो आप कहना CLC यानी कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। साथियों, अब आते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में और बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी, उस पुस्तक का नाम था साथियों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस किताब का क्या नाम है? एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, SCERT के भी किताब में है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये साथियों किताब लिखी किसने, किसकी किताब है एग्जाम में पूछता है, तो कहना दादा भाई नौरोजी की। दूसरा साथियों याद रखना, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। धन का बहिर्गमन सिद्धांत भी इसको कहते हैं, धन का बहिर्गमन सिद्धांत भी कहते हैं, धन का निष्कासन सिद्धांत भी कहते हैं, धन का निष्कासन सिद्धांत भी कहते हैं। उसके अलावा साथियों ये दोनों नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया। उसके अलावा साथियों पूछता है कि प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे जो ब्रिटेन में चुनाव जीते थे। प्रथम भारतीय जिन्होंने ब्रिटेन में चुनाव जीता था, हाउस ऑफ कॉमन में जीत के गए थे, ब्रिटेन में चुनाव जीता था। साथियों ये बात ध्यान रखना है, प्रथम भारतीय जिन्होंने ब्रिटेन में चुनाव जीता था। उसके अलावा साथियों एक और सवाल समझिए कि ये दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। कौन से अध्यक्ष थे साथियों? तो प्रथम पारसी अध्यक्ष हुआ करते थे। इस बात को आपको समझना है साथियों, समझना है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको आप टाइम लेके बनाइएगा साथियों, टाइम लेकर बनाइएगा।
अब यह प्रश्न समझिए कि भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम पहचानना है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है सूरत विभाजन, तीसरा है बंगाल विभाजन, चौथा है राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। आपसे पूछ रहा है साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर मैंने स्टेटस में लगा दिया है। अर्जुन जी बहुत शुक्रिया मेरे भाई अर्जुन भाई, मेरे बहुत शुक्रिया, आपने मेरे इस लिंक को स्टेटस में शुक्र शेयर किया है। आपको सरस्वती मैया आप पर खूब आशीर्वाद बना के रखें और आपको ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सफलता के अग्रिम पंक्ति में आपको खड़ा करें। तो चलिए अर्जुन भाई बहुत शुक्रिया। अब आप समझिए साथियों कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम पहचानना है। तो आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन साथियों 16 अक्टूबर 1905, या सिर्फ वर्ष ले लेते हैं तो आप सभी जानते हैं कि बंगाल का विभाजन साथियों 1905 में हुआ। सूरत का आप जानते हैं कि विभाजन 1907 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन साथियों आपको पता है कि 1942 में हुआ और राजधानी का दिल्ली स्थानांतरण साथियों 1912 में लागू हुआ। अब इस बात को समझिए कि यहां 1912 के अंदर में आप जानते हैं कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। क्या आयोजन हुआ साथियों? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इस पे चर्चा करेंगे। तो जरा अरेंज करिए। तो सबसे पहले आ जाएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों बी विकल्प। बी विकल्प इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर हो जाएगा। अब समझिए कि आपसे पूछेगा कि दिल्ली दरबार क्या था। तो साथियों दिल्ली दरबार एक शाही आयोजन हुआ करता था। क्या था साथियों जरा बताना। तो दिल्ली दरबार एक शाही आयोजन था। अब शाही आयोजन का मतलब क्या कि जब जब ब्रिटेन में दिल्ली दरबार क्यों आयोजित होता था। तो साथियों याद रखना कि जब ब्रिटेन में सत्ता बदलती थी, या जब ब्रिटेन में राजा महाराजा, या जब ब्रिटेन में क्राउन जो है क्राउन में बदलाव होता था, क्राउन में बदलाव होता था, क्राउन में बदलाव होता था। हल्का सुसुम पानी पिएंगे, हल्का है ना। प्रशांत भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सो मच। राहुल बहुत शुक्रिया। तो जब ब्रिटेन में क्राउन में बदलाव होता था तो उसके सम्मान में भारत में भोज होता था। तब उसके सम्मान में भारत में भोज होता था, भारत में आयोजन होता था। अब एक और सवाल उठता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट आयोजन होता था कि आपसे पूछेगा कि भारत में कितनी बार दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। तो साथियों याद रखेंगे भारत में 3 बार साथियों, 3 बार साथियों। सीमा कुमारी जी बहुत शुक्रिया, सीमा आपका भी, आपने भी शेयर कर दिया। भारत में दिल्ली दरबार कितनी बार आयोजित हुआ। तो साथियों दिल्ली दरबार भारत के अंदर भी, भारत में साथियों दिल्ली दरबार 3 बार आयोजित हुआ। आपसे एग्जाम में पूछता है वायसरॉय का नाम, ध्यान रखिएगा। तो पहला कब हुआ? 1877 में। सभी लोग कमेंट करेंगे लॉर्ड लिट्टन। जरा सभी लोग कमेंट करिए साथियों, सभी लोग कमेंट करेंगे लॉर्ड लिट्टन। सभी लोग लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में लॉर्ड लिट्टन। दूसरा पूछेगा कब हुआ। तो 1903 में हुआ साथियों। कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे साथियों, लॉर्ड कर्जन। और ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था जो 1911 में हुआ, 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर को यहां पे साथियों लॉर्ड हार्डिंग हुआ करते थे, लॉर्ड हार्डिंग। तो यह ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछता है कि 1911 में भारत किसका आगमन हुआ था। तो साथियों इस समय साथियों महाराजा हुआ करते थे जॉर्ज पंचम। साथियों कौन हुआ करते थे? जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उनके साथ महारानी मैरी हुआ करती थी। इन दोनों का साथियों भारत आगमन हुआ था। और यह दिल्ली दरबार जो है इकलौता ऐसा दिल्ली दरबार था, इकलौता ऐसा दिल्ली दरबार था जहां पर साथियों दोनों लोग पहुंचे थे। बाकी इन दोनों दिल्ली दरबारों में कोई भी महाराजा महारानी भारत नहीं आया था, जबकि इस दिल्ली दरबार में महाराजा और महारानी दोनों का भारत हुआ था। यहां पर भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी और बंगाल का विभाजन जॉर्ज अरुंडेल समिति की अनुशंसा पर रद्द कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, है ना। बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। लक्ष्मी मिश्रा जी कह रही है मैंने अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दिया। थैंक यू लक्ष्मी सो मच। माता रानी आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए अगला, निम्नलिखित नेताओं में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़े। ध्यानिएगा यहां पे नहीं जुड़े कह रहा है। क्या वो बीडी सावरकर थे? क्या वो लाला लाजपत राय थे? क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे? वो कौन नेता थे साथियों जो कभी भी साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़े थे? तो आपसे जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाए साथियों तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो वीडी सावरकर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि वीडी सावरकर वही हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत सारे अच्छे
अच्छे काम भी किए हैं। ये बीडी सावरकर आपको याद होगा, इनके भाई हुआ करते थे जीडी सावरकर साथियों, और इन दोनों ने मिलकर आपको याद होगा मित्र मेला का नाम बदल दिया था। जरा बताइए कि इनके संगठन का क्या नाम था। उसके अलावा साथियों बात करें तो लाला लाजपत राय आप जानते हैं कि कांग्रेस के सदस्य थे और 1919 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में विशेष अधिवेशन में साथियों कलकत्ता में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था। इन्हें किस नाम से जाना जाता था जरा बताओ? तो इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इनकी मृत्यु आपको याद होगा, डेट सभी लोग कमेंट करेंगे, 17 नवंबर 1928 को साथियों साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते समय, याद रखेंगे कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठियां मिली थी इनको सैंडर्स की लाठियों से। विरोध करते समय सैंडर्स की लाठियों से इनकी मौत हो गई थी। सैंडर्स की लाठियों से इनको चोट लगी थी और उसी लाठी से चोट के बाद इनकी क्या हो गई थी? तो मौत हो गई थी साथियों, याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो 1931 के अंदर में साथियों कराची अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और यह वही कराची अधिवेशन है साथियों, यह वही कराची अधिवेशन है जहां पर पहली बार मूल अधिकार का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। यह वही कराची का अधिवेशन है जहां पर तिरंगा झंडा फहराया गया, जिसके मध्य में तिरंगा के मध्य में साथियों चरखा का निशान था। तिरंगा के मध्य में साथियों चरखा का निशान था। तिरंगा के मध्य में चरखा का निशान था। गोखले अभी हमने बात की है, 1905 के अधिवेशन, बनारस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर है साथियों 9 साथियों, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन साथियों उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं है? क्या वो बिपिन चंद्र पॉल हैं? क्या वो बाल गंगाधर तिलक हैं? लाला लाजपत राय हैं? दादा भाई नौरोजी हैं? देखिए साथियों, उग्र राष्ट्रवादी की जब आप बात करते हैं तो ये उग्र राष्ट्रवादी वो हैं साथियों, उग्र राष्ट्रवादी वो हैं जो 3P पॉलिसी का पालन नहीं करते हैं। जो 3P पॉलिसी हमने क्लास में पढ़ा था, 3P पॉलिसी का पालन नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि 3P पॉलिसी के अनुसार पहला P क्या होता है? जरा कमेंट करके बताना। पहला P होता है प्रेयर, यानी याचना साथियों, याचना करना। दूसरा साथियों P का मतलब क्या होता है? तो पिटीशन होता है साथियों, पिटीशन होता है यानी स्मरण पत्र देना, स्मरण पत्र देना। और तीसरा P का मतलब क्या होता है? तो तीसरे P का मतलब प्रोटेस्ट होता है, यानी संवैधानिक दायरों में रहकर प्रदर्शन करना। तो ये उदारवादियों की विचारधारा नहीं थी, संवैधानिक दायरों में रहकर प्रदर्शन करना। ये 3P जो है पालन इसका नहीं करते थे। ये अनुनय विनय की नीति का पालन नहीं करते थे। ये कहते थे कि जरूरत पड़ी तो हिंसा करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि बाल गंगाधर तिलक 1908 में कितने साल के लिए जेल भेजे गए थे? जरा कमेंट बॉक्स में भरो तो। कमेंट बॉक्स बहुत आराम से ठंडा है। बीजी तिलक कितने वर्ष के लिए जेल गए थे जरा बताना, और कौन से जेल गए थे यह भी बताना साथियों कि ये कौन से जेल गए थे, है ना, और कितने वर्ष के लिए गए थे और कब से कब गए थे यह भी बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखो आप जानते हो कि जब उग्र राष्ट्रवादी नेता का नाम आता है तो इसमें एक नाम आता है जिसे हम कहते हैं बाल, लाल, पाल और घोष। ये चार नाम आपको याद रखना है साथियों। बाल, लाल, पाल और घोष ये चारों नेता हैं जिन्हें हम उग्र राष्ट्रवादी नेता की उपाधि में डालते हैं साथियों, उग्र राष्ट्रवादी नेता की उपाधि में डालते हैं। तो बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल और अरविंदो घोष। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी उग्र राष्ट्रवादी नहीं उदारवादी होते थे। अगला प्रश्न भारत के साथियों, अगला प्रश्न पूछ रहा है ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? आपको यहां पे बताना है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संख्या किसे दी जाती है। क्या वो दादा भाई नौरोजी थे? क्या वो लाला लाजपत राय थे? क्या वो RC बैनर्जी थे? क्या वो सर सैयद अहमद खान हुआ करते थे? तो साथियों आपको बताना है कि वो कौन हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे। तो आप इस बात को जानते हैं कि इस प्रश्न के अंदर में आप इस बात को भली भाली से जानते हैं साथियों, इस बात को आप भली भाली से जानते हैं कि इस बात को आप
भली भाली से जानते हैं साथियों कि जब हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसमें प्रमुखता से जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है वो व्यक्ति कोई और नहीं साथियों, बल्कि हम सबके लाड़े प्यारे और दुलारे कौन हुआ करते थे, तो दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे साथियों। दादा भाई नौरोजी ही वो व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी ही साथियों वो व्यक्ति थे जिस व्यक्ति ने भारतीय इतिहास के अंदर में अमूल्य योगदान दिया है, जिस व्यक्ति ने साथियों, दादा भाई नौरोजी ही वो व्यक्ति थे जिस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत अहम योगदान दिया है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी की जब हम बात करते हैं तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता था। ये 3 बार अध्यक्ष रहे साथियों, मैथ्स के बहुत अच्छे प्रोफेसर हुआ करते थे, मैथ्स के बहुत अच्छे प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन यहां पर मैं एक और उल्टा सवाल आपसे पूछूंगा। ये तो मान लो कि ग्रैंड ओल्ड मैन है, अगर एग्जाम में पूछ दे कि ग्रैंड ओल्ड वुमेन किसको कहा जाता है, आपसे पूछ दे एग्जाम के अंदर में कि ग्रैंड ओल्ड वुमेन, जरा बताओ, क्लास में पढ़ाया है मैंने आपको, ग्रैंड ओल्ड वुमेन किसको कहा जाता है ऑफ इंडिया, तो ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो ये कोई और नहीं साथियों बल्कि अरुणा आसिफ अली हैं। कौन है साथियों, ये अरुणा आसिफ अली हैं, अरुणा आसिफ अली हैं साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अरुणा आसिफ अली ही वो हैं जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा फहराया था, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा फहराया था साथियों, तिरंगा झंडा फहराया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वही अरुणा आसिफ अली हैं, ये वही अरुणा आसिफ अली हैं साथियों जिन्होंने, ये वही अरुणा आसिफ अली हैं साथियों जिन्होंने खूब सारा मेहनत किया था और देश के अंदर में महिलाओं का नेतृत्व भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने किया था। बाकी साथियों, लाला लाजपत राय को आप जानते हैं कि शेरे पंजाब कहा जाता है, शेरे पंजाब कहा जाता है साथियों, शेरे पंजाब कहा जाता है। उसके अलावा सर सैयद अहमद खान जानते हैं कि ये कांग्रेस के कभी शामिल नहीं हुए, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करता है, तो याद रखिएगा कांग्रेस में कभी शामिल नहीं हुए। ये ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के विरोधी थे और ये कांग्रेस में कभी शामिल नहीं हुए साथियों, शामिल नहीं हुए। बाकी साथियों एक और ऑप्शन है रमेश चंद्र बैनर्जी, आरसी बैनर्जी भी साथियों धन के निष्कासन सिद्धांत के पैरोकार माने जाते हैं, धन के निष्कासन सिद्धांत के साथियों पैरोकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपका सपना है बीपीएससी अधिकारी बनने का, या आपके घर में आपके भाई बहन, छोटी बहना, दीदी, जीजाजी, आपकी मित्र, महिला मित्र, पुरुष मित्र अगर बीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी का पद हासिल करना चाहते हैं तो ऑफिसर एकेडमी आपके सपनों को पूरा करने में भरपूर मदद करेगा साथियों। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वैसे सभी लोग जो ऑनलाइन बैच में पढ़ते हैं उन्हें ऑफलाइन के बैच में 5,000 रुपए का फुल डिस्काउंट मिलेगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। फुल डिस्काउंट हमारे फाउंडेशन बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ऑनलाइन के स्टूडेंट को 5,000 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। ऑफिसर एकेडमी बीपीएससी की पूरी प्रीलिम्स की तैयारी, पूरी मेंस की तैयारी, पूरी आंसर राइटिंग, पूरी एस्से, पूरी ऑप्शनल इंटरव्यू और टेस्ट सीरीज की तैयारी कराती है। बहुत जल्द ऑफिसर एकेडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित करेगी। इसमें जो टेस्ट में 30 बच्चे जो टॉप आएंगे उनको हम निःशुल्क पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ाने वाले हैं। 10,000 का आंकड़ा पार हो गया है साथियों, हाथ जोड़कर इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार मोहब्बत ऑफिसर एकेडमी के परिवार पर लुटाने के लिए। एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक में कमी आ रही है, लाइक में कमी आ रही है साथियों। मोहब्बत करते हैं आप सब, जितनी मोहब्बत है उतना दर्शाइए भाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी कंफ्यूजिंग है और बहुत जगह इसके आंसर अलग अलग मिलते हैं, इसलिए जो मैं आंसर आपको दूंगा वही आंसर एग्जाम में आप टिक करिएगा। कह रहा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर, किसके बाद? 1906 के बाद, 1909 के बाद, 15 के बाद, 18 के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो साथियों जो ऑप्शन विकल्प दिख रहे हैं इसके अनुसार 1906 होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि उग्र उदारवादी जो हुआ करते थे, उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी में मतभेद आए। उदारवादी साथियों 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद साथियों इनका काफी ज्यादा विरोध हुआ और इनके इस विचारधारा का जब डाउनफॉल होगा तो इसी विचारधारा के बाद साथियों
उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा फैलेगी। और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग होंगे, जिसमें आपको पता है कि लाल होंगे, जिसमें आपको पता है कि बाल होंगे, जिसमें आपको पता है कि पाल होंगे यानी बिपिन चंद्र पॉल, और जिसमें आपको पता है कि घोष होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी एक सवाल और बताता हूं, एग्जाम में पूछेगा कि उदारवादियों की विचारधारा कैसी थी, तो आप कहना अनुनय विनय की राजनीति करते थे। ये क्या करते थे साथियों? अनुनय विनय की राजनीति करते थे। सभी लोग कमेंट करो अनुनय विनय, सभी लोग कमेंट करो अनुनय विनय की राजनीति करते थे। अनुनय विनय का मतलब होता है हाथ जोड़कर अपनी बातों को मनवाना। कैसे होता है कि सर प्लीज कर दीजिए ना, सर प्लीज कर दीजिए ना। तो ये जो अनुनय विनय की राजनीति है, हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक, प्रेम पूर्वक संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन करना और अपनी बातों को मनवाना, बार बार स्मरण पत्र देना, ऐसे तमाम तरीके साथियों यहां पे इस्तेमाल किए जाते थे। 1906 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, 1906 में किसका गठन हुआ था? पहला ऑप्शन है कांग्रेस का, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम लीग का, तीसरा ऑप्शन है हिंदू महासभा का, तीसरा ऑप्शन है हिंदू महासभा का। मैं अपने से एक सवाल बना रहा हूं, हिंदू महासभा का। और चौथा ऑप्शन है यूनियनिस्ट पार्टी का। जरा बताइएगा कि किस पार्टी का गठन 1906 में हुआ था। यह हो गया आपका ए ऑप्शन, ये हो गया बी ऑप्शन, ये हो गया सी ऑप्शन, और ये हो गया डी ऑप्शन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सही उत्तर क्या होगा साथियों, सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। कह रहा है 1908 में 6 वर्ष कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? आपसे बोल रहा है 6 वर्ष की सजा बिपिन चंद्र पॉल को, अरविंदो घोष को, लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं साथियों कि बंगाल विभाजन के बाद आपको याद है कि सूरत का अधिवेशन हुआ था, और इसी सूरत अधिवेशन के बाद साथियों याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि 1907 के अंदर में सूरत अधिवेशन हुआ। यहां कांग्रेस में साथियों टूट हुई थी और कांग्रेस 2 ढर्रे में बट गई, एक था नरम दल और दूसरा था साथियों गरम दल। यहां पर इस टूट का फायदा साथियों, इस टूट का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। टूट का फायदा किसने उठाया? तो टूट का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, फायदा अंग्रेजों ने उठाया। और क्या फायदा उठाया? तो उन्होंने या तो सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, या ये देश छोड़कर चले गए। जैसे लाला लाजपत राय साथियों देश छोड़कर चले गए, देश छोड़कर देश से बाहर चले गए, अंडमान भेजा जा रहा था। उसी तरह से बिपिन चंद्र पॉल ने भी क्या किया साथियों? तो बिपिन चंद्र पॉल भी देश छोड़कर चले गए, जेल भेज दिए गए। जेल भेजने के बाद निकले तो फिर उसके बाद शांत हो गए। अरविंदो घोष, आपको पता है कि इनके ऊपर अरविंदो घोष हैं साथियों, यहां डिस्कस कर देते हैं। अरविंदो घोष के ऊपर अलीपुर बम कांड का मुकदमा हुआ, और अलीपुर बम कांड आपको याद होगा मैंने पढ़ाया है कि अलीपुर बम कांड में साथियों मानिक तल्ला में बम फैक्ट्री के अंदर में बम कांड हुआ, जिसमें 34 लोग गिरफ्तार किए गए। अलीपुर बम कांड में इनकी पैरवी किसने की, एग्जाम में पूछता है तो आप कहना कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। यहां पे चितरंजन दास ने इनकी पैरवी की, और जब ये जेल से बाहर निकले तो इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। और कहां चले गए? तो याद रखना पौंडीचेरी चले गए, जिसे आप पुडुचेरी कहते हैं। और पुडुचेरी में एक आश्रम बनाया, एग्जाम में पूछता भी है तो कहना ओरोविलो आश्रम साथियों। कौन सा आश्रम? तो ओरोविलो आश्रम साथियों, ओरोविलो आश्रम इन्होंने बनाया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, उग्रवादी नेता को किसको दी गई थी? तो आपको याद होगा तिलक को दी गई थी। तिलक साथियों याद रखेंगे मेरे दोस्तों, याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के ऊपर सिडिशन एक्ट यानी देशद्रोह का मुकदमा लगा था। देशद्रोह का मुकदमा इसलिए लगा था साथियों, देशद्रोह का मुकदमा इसलिए लगा था कि इन्होंने अपनी पत्रिका में एक लेख लिखा था। इन्होंने अपनी पत्रिका मराठा और केसरी में एक बम की राजनीति पर एक लेख लिखा था। इसी लेख के आधार पर, इसी आर्टिकल के आधार पर इन पे देशद्रोह का मुकदमा हुआ, और 1908 से लेकर 1914 तक 6 वर्षों तक ये जेल में रहे। और वो जेल था साथियों कौन सा? तो बर्मा का मांडले जेल। मांडले जेल कहां है? तो वर्मा में है साथियों। और ये वर्मा आज क्या कहते हैं? तो इसको म्यांमार कहते हैं साथियों, इसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और यहीं से निकलने के बाद तिलक ने क्या किया था? तो होम रूल की शुरुआत की थी साथियों, होम रूल की शुरुआत की थी साथियों। क्या किया था? तो होम रूल की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की प्राप्ति करना था। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? देखिए नहीं वाले को बड़ा ध्यान से देखना है, नहीं वाले को साथियों बड़ा ध्यान से देखना है, नहीं वाले को साथियों क्या करना है? तो बड़ा ध्यान से देखना है। क्योंकि एक बात समझिएगा साथियों, है ना,
एक बात समझिएगा, ठीक है, एक बात समझिएगा साथियों, एक बात समझिएगा कि यहां पे मुझे कहानी याद आ गई। क्लास में बच्चे नहीं पढ़ते हैं। हकीम अजमल खां थे, अंबिका चरण मजुमदार थे, बाल गंगाधर तिलक थे, सरोजनी नायडू थी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं मैं साथियों कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। बाल गंगाधर तिलक साथियों कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अब दो बातें समझना यहां पे साथियों। हकीम अजमल खां याद रखिएगा 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में, 1921 के साथियों अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। मामला क्या हुआ था आपको याद होगा साथियों, मैंने क्लास में विस्तृत तौर पे पढ़ाया था कि 1921 के अंदर में असहयोग आंदोलन चल रहा था और इस असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें साथियों CR दास यानी चितरंजन दास भी थे। हालांकि इस अधिवेशन के अंदर में चितरंजन दास ही अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन चितरंजन दास साथियों जेल में थे और चितरंजन दास के साथियों जेल में रहने के कारण, जेल में साथियों रहने के कारण, जेल में रहने के कारण इनके जगह पर अध्यक्ष कौन बने थे, जरा कमेंट करो। अध्यक्ष का चुनाव कौन था? इस 1921 के अधिवेशन में चितरंजन दास अध्यक्ष बने थे, लेकिन चूंकि ये व्यक्ति जेल में थे तो जेल में रहते हुए पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कोई निर्वाचित हुए तो वो कौन थे? तो वो चितरंजन दास थे साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद साथियों यहां पे एग्जाम में पूछता है कि जब ये जेल में थे तो इनका अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा था? क्लास में मैंने पढ़ाया है कि इनका अध्यक्षीय भाषण, जरा कमेंट करके बताइए, अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा था? तो अध्यक्षीय भाषण साथियों सरोजनी नायडू ने पढ़ा था। सरोजनी नायडू ने जेल से, इन्होंने CR दास ने जेल से पन्ना लिख के भेजा था और सरोजनी नायडू ने यह पन्ना पढ़ा था साथियों, आपको मैं बता चुका हूं। दूसरा, अंबिका चरण मजुमदार की बात कर ले साथियों, तो अंबिका चरण मजुमदार आप जानते हैं कि 1916 के महत्वपूर्ण लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे साथियों, और यह वही लखनऊ अधिवेशन है जहां गरम दल और नरम दल एक हुए, जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुई, जिनके बीच समझौता कराया जिन्ना ने साथियों, जिन्ना ने समझौता कराया और तिलक थे। नरम दल और गरम दल एक हुए, जिसके मूर्तकार एनी बेसेंट और तिलक को माना जाता है। पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ और अगले साल पटना विश्वविद्यालय का गठन हुआ। उसके साथ साथियों यहां पर राजकुमार शुक्ल, बिहार के किसान जो राजकुमार शुक्ल थे, उस राजकुमार शुक्ल प्रथम किसान बने जिन्होंने कांग्रेस के मंच से संबोधन किया। सरोजनी नायडू की बात करें तो 1925 का अधिवेशन साथियों, 1925 का अधिवेशन, यह अधिवेशन कहां हुआ? तो यह अधिवेशन साथियों कानपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू साथियों याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता भी है, बहुत फेमस प्रश्न है और मेरे भी आगे क्लास के क्वेश्चन में होगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो साथियों जब भी पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो याद रखिएगा एनी बेसेंट होगा। जरा कमेंट करके बताइए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होगा, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होगा, यह बताइए। तो एनी बेसेंट का नाम लिया जाता है साथियों, एनी बेसेंट का। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? क्या वो अंबिका चरण मजुमदार थे? क्या वो अरविंदो घोष थे? क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे और सुभाष चंद्र बोस थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो C विकल्प हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है, क्लास में पढ़ाया। जानते हैं एक बात कहूं, जो हमने पेड बैच में, ईमानदारी से बताइएगा कि पेड बैच में कैसी पढ़ाई हुई है। हाथ जोड़ के सरस्वती मैया के नाम पर बाजे, झूठ मत बोलिएगा, सच सच बताइएगा कि पेड बैच हमने 1 महीना पहले सिलेबस खत्म कर दिया। पढ़ाई कैसी हुई है पेड बैच के? अगर छात्र क्लास में हैं तो आप ईमानदारी से बताइएगा कि आप पेड बैच में आपकी पढ़ाई कैसी हुई है, झूठ मत बोलिएगा। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक होगा। बाल गंगाधर तिलक साथियों आपको याद होगा कि जब 1914 में साथियों जेल से निकले, 1914 में जब जेल से निकले साथियों, तो जेल से निकलने के बाद इन्होंने होम रूल की शुरुआत की। जेल से निकले तो जेल से निकलने के बाद उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन का नींव रखा और होम रूल लीग आंदोलन के तहत साथियों इन्होंने होम रूल की शुरुआत की। होम रूल की शुरुआत इन्होंने कब की थी? तो 28 अप्रैल को की थी साथियों, 28 अप्रैल 1916 को की थी। इन्होंने अपना
हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय एग्जाम में पूछेगा कि मुख्यालय कहां बनाया, तो याद रखिएगा इन्होंने मुख्यालय बनाया पूना के अंदर में। इन्होंने शुरुआत कहां से की साथियों, तो याद रखेंगे कि शुरुआत किया इन्होंने बेलगाम से। कहां से किया साथियों, बेलगाम से शुरुआत किया। बेलगाम कहां है, तो कर्नाटक में है साथियों। बेलगाम कर्नाटक के अंदर में है, कर्नाटका में साथियों बेलगाम। इतिहास गवाह रहेगा। बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, थैंक यू सो मच मेरे भाई। जो भी सच्चाई है वही बोलिए, झूठ नहीं, सच बात बोलिए, क्योंकि आपको ही पता है कि ऑफिसर एकेडमी ने आपके लिए कितना मेहनत किया है। और इसके बाद बीपीएससी के लिए भी मेहनत करेंगे साथियों, क्योंकि हम लोग बीपीएससी के लिए ही बने हैं। शुरुआत के बाद यहां से एग्जाम में एक और सवाल पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो सभी लोग नाम कमेंट करेंगे, जोसेफ बैपिस्टा। सभी लोग जरा कमेंट करिए मेरे साथियों, जोसेफ बैपिस्टा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी का मतलब सभी लोग कमेंट करेंगे। सचिव कौन बने, तो याद रखिएगा एनसी केलकर बने साथियों, एनसी केलकर इसके सचिव बने। इनका जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़कर बरार मध्य भारत का इलाका और कर्नाटक का इलाका हुआ करता था। लगभग इनके जो सदस्य थे उनकी संख्या 32,000 सदस्यों की संख्या थी साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे। इनके जो पत्रिका आती थी जिसका नाम था मराठा और केसरी, और इसी के माध्यम से ये प्रचार प्रसार करते थे। और इसी होम रूल के टाइम में इन्होंने लोगों को उत्साहित करने के लिए, जोश भरने के लिए, जुनून भरने के लिए साथियों इन्होंने क्या नारा दिया था, इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दूसरी बड़ी बात साथियों एक और है जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, इसलिए मैं इतना देर से यहां का जगह खाली रखा हूं। एक और कथन है साथियों, वो कथन क्या है कि भारत उस बेटे की तरह है, लिख देता हूं मैं, भारत उस बेटे की तरह है, भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, जवान हो चुका है, और वक्त का तकाजा है, जो जवान हो चुका है, और वक्त का तकाजा है, और वक्त का तकाजा है, और वक्त का तकाजा है कि इसको इसका वाजिब हक दे दिया जाए, इसको इसका वाजिब हक, इसको इसका वाजिब, एग्जाम में आ सकता है, वाजिब हक दे दिया जाए। अन्यथा यह लड़कर लेना जानता है, अन्यथा यह लड़कर लेना जानता है। तो ये कथन भी किसका है, तो ये कथन भी तिलक का है। भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, और वक्त का तकाजा है कि, एक सेकेंड, वक्त का तकाजा है कि इस, यहां पे एक लाइन छूट गया, वक्त का तकाजा है कि इसको इसके पालक की, यहां पे एक वर्ड लगा लीजिए, इसके पालक, पालक का मतलब जो इसको पाल रहा है यानी ब्रिटिश, इसके पालक इसको इसका वाजिब हक दे दे, अन्यथा ये लड़ कर जानता है। ये कथन किसने दिया है, तो कमेंट करें सभी लोग, तिलक ने दिया है साथियों, तिलक ने दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था साथियों? भारतीय असंतोष का पिता, क्या वो लॉर्ड लिट्टन थे, क्या वो जॉर्ज पंचम थे, क्या वो वैलेंटाइन सिरोल थे, क्या वो हेनरी कॉटन थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो आपको पता है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट साथियों, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था, आपसे ये पूछकर बताया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। और आपको याद होगा कि इस पर तिलक पर मुकदमा भी हो गया था, और याद होगा आपको कि तिलक पर जब मुकदमा हुआ था और इसी मुकदमा लड़ने के लिए तिलक जो है होम रूल को छोड़कर कहां जाएंगे? मुकदमा लड़ने साथियों, मुकदमा लड़ने तिलक जो है होम रूल को बीच में छोड़कर, होम रूल को बीच में, इसीलिए तो होम रूल कमजोर पड़ गया, होम रूल को बीच में छोड़कर लंदन चले जाएंगे, छोड़कर लंदन जाएंगे। आपको याद होगा ये कहां जाएंगे? तो लंदन जाएंगे साथियों, लंदन जाएंगे। बाकी लॉर्ड लिट्टन की बात कर लें तो लॉर्ड लिट्टन भारत के वायसरॉय थे। जरा कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करिए 1876 से 1880, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि कब से कब तक रहे, तो भारत के वायसरॉय रहे 1876 से लेकर 1880 तक साथियों, 18 से 80 तक, है ना।
दूसरा, जॉर्ज पंचम, आपको पता है कि 1910 में ब्रिटेन के अंदर में क्या चुने गए, तो ब्रिटेन के राजा चुने गए साथियों, ब्रिटेन के राजा चुने गए, ब्रिटेन के राजा। हेनरी कॉटन, आपको याद होगा साथियों, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हकीम अजमल खां भी अध्यक्ष बने थे, और भी बहुत सारे लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। एक और महत्वपूर्ण घोषणा है साथियों आप सभी लोगों के लिए कि ऑफिसर्स एकेडमी, सपने देखने हैं तो बड़े देखिए, क्योंकि ऑफिसर्स एकेडमी साथियों बीपीएससी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद हम एक टॉपर बैच बनाएंगे, और इस टॉपर बैच के अंदर में इस टेस्ट में टॉप 30 लोगों को पूर्णतः फ्री का मतलब पूरा फ्री, एक भी रुपया नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं, पूर्णतः साथियों ये फ्री क्लास मिलेगी, जिसके अंदर में हम इनको बीपीएससी का प्रीलिम्स, बीपीएससी का मेंस, बीपीएससी का एस्से और बीपीएससी का इंटरव्यू, मतलब उनमें उनको जो है पैसे जो है बाधा नहीं बनेगी। इन सभी चीज की निःशुल्क तैयारी हम कराएंगे। बहुत जल्द इस बैच के बारे में हम लोग घोषणा करने वाले हैं साथियों, बहुत जल्द हम लोग घोषणा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। भाई सर मैंने स्टेटस में आपका वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है, थैंक यू सो मच निशांत भाई, थैंक यू। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? क्या वो गया है, क्या वो भागलपुर है, क्या वो रामगढ़ है, क्या वो बांकीपुर है? आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन साथियों किस स्थान पे हुआ। तो आप दो चीज समझ लीजिए साथियों कि बिहार में जो कुल अधिवेशन हुए, उन बिहार में कुल अधिवेशनों की संख्या हुई 3। कितने अधिवेशन हुए? 3 अधिवेशन बिहार में हुए। और 27वें अधिवेशन का जब नाम आता है तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बांकीपुर। पहला अधिवेशन साथियों 1912 में हुआ, 1912 में हुआ। अब कहां हुआ? तो 1912 में बांकीपुर में हुआ। अध्यक्ष कौन बने साथियों? तो अध्यक्ष बने रंगनाथ मुधोलकर, जिनको आप शॉर्ट में कहते हैं आरएन मुधोलकर। रंगनाथ मुधोलकर बने साथियों, रंगनाथ मुधोलकर बने। इस बात को ध्यान रखेंगे। यह 27वां अधिवेशन था साथियों, यह 27वां अधिवेशन था। दूसरा साथियों 37वां अधिवेशन भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ। कहां हुआ साथियों? तो गया में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो चित्तरंजन दास बने साथियों, चित्तरंजन दास बने। तीसरा जो है 52वां अधिवेशन, 53वां अधिवेशन था साथियों, या 52वां, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। कल ही आप लोगों को बिहार स्पेशल में मैंने पढ़ाया है, जरा कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, 53वां अधिवेशन मान लेते हैं तो 1940 में हुआ, बिहार में हुआ साथियों। रामगढ़ जो अभी झारखंड में है, उस समय बिहार हुआ करता था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद साथियों इसके अध्यक्ष बने, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने। एक और चीज यहां पे बिहार स्पेशल का मैं आपको बताना चाहता हूं। एग्जाम में एक सवाल पूछेगा बिहार स्पेशल का साथियों, एग्जाम में एक सवाल पूछेगा बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल से सवाल पूछेगा कि आप सभी लोग आंसर बताइए। कल ही मैंने पेड बैच में पढ़ाया है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है। बताइएगा जरा कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का गठन कब हुआ साथियों? आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो आप सभी जानते हैं कि इसका गठन 1908 में हुआ, 1908 में हुआ। प्रथम अधिवेशन कब हुआ साथियों? तो इसका प्रथम अधिवेशन, अगर आपको याद होगा, इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1908 में हुआ। कहां हुआ? तो बांकीपुर में हुआ। और प्रांतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने? यानी प्रथम एग्जाम के अंदर में पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो सर सैयद इमाम बने। कौन बने साथियों? सर सैयद इमाम बने। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पूछेगा कि द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? तो साथियों बिहार प्रांतीय कांग्रेस का बिहार स्पेशल का पोर्शन है, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? तो 1909 में हुआ। पूछेगा कहां हुआ? तो कहिएगा हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। और ध्यान रखिएगा साथियों 1908 में साथियों कहां हुआ? तो बांकीपुर के अंदर में हुआ। 1908 के बाद 1909 में भागलपुर में हुआ। और अध्यक्ष कौन बने साथियों? तो अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साथियों, सच्चिदानंद सिन्हा। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी भी क्लासेस हमारी हो रही हैं, इसका बोर्ड पीडीएफ फ्री में हमारे
ऐप पर उपलब्ध है। ऐप को डाउनलोड करने के लिए ऊपर में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, वहां पे ऐप का लिंक मिल जाएगा। हमारे ऐप को डाउनलोड कर दें और जितनी भी बात बोर्ड पर मैंने लिखी है और जितने सभी शिक्षकों ने लिखी है एकदम सीरियल नंबर से साथियों इसको अपलोड कर दिया गया है। तो आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड हमारे एप्लीकेशन से कर सकते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। अगला साथियों, अगला साथियों, अगला प्रश्न लिखिएगा, अगला प्रश्न लिखिएगा। सर ये वाला गाना हम रिकॉर्ड करके भेजे हैं। देखो भाई, ये वाला गाना आप जो भेजे हैं ना, आप जो कह रहे हैं कि हाथों में पड़ गए छाले हैं वाला आप रिकॉर्ड किए होंगे, तो आप भेजते हैं एक्चुअली व्हाट्सएप पे मेरे भाई, इतना मैसेज आता है व्हाट्सएप पर कि हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। तो आप एक काम करिएगा, उस वीडियो को, जो भी आप वीडियो बनाते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं, उस वीडियो को आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दीजिएगा। आप अपना यूट्यूब चैनल एक बना लीजिए और उस यूट्यूब चैनल पे आप क्या करिएगा, बहुत सारे लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, उस यूट्यूब चैनल पे उस वीडियो को अपलोड कर दीजिएगा। और अपलोड करने के बाद ऐसे लिखिएगा @theofficersacademy, ऐसे लिख दीजिएगा। तो जैसे ही लिखिएगा ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारा चैनल। हमको टैग कर दीजिएगा साथियों, हम उस वीडियो को देखकर उसको शेयर भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। ठीक है ना। तो आप यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप एक व्हाट्सएप पर वीडियो भेजिएगा, हम हाथ जोड़ते हैं भाई, कम से कम 50,000 से ज्यादा मैसेज व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हम नहीं देख पाते हैं व्हाट्सएप मैसेज, हमारी टीम भी नहीं देख पाती है। ठीक है, इसलिए आप अपने चैनल पर अपलोड करके @theofficersacademy लगा दीजिएगा। बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे वो स्टडी विथ कोई है, फिर एक ISPCS करके एक लड़का है वो करता है, एक स्टडी विथ NK है वो करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं अपलोड। तो मैं देख लेता हूं और मैं अप्रूव भी कर देता हूं उसको। ठीक है जी, आइए। ये पूछ रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? क्या वो उदारवादी दल था, कांग्रेस था, कंजर्वेटिव दल था, यूनियन पार्टी था, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा लिबरल पार्टी। यहां एक ट्रिक बताता हूं, समझिए, यहां पे एक ट्रिक है, आपको ट्रिक बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में दो तरह की पार्टियां हैं, एक लिबरल पार्टी है और एक कंजर्वेटिव पार्टी है, यही दो पार्टी है। तो ट्रिक बताता हूं, समझिए। पहले तो यह समझिए कि प्रथम दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय जो चुनाव जीते, जो ब्रिटेन में चुनाव जीते, प्रथम भारतीय जो ब्रिटेन में चुनाव जीते। लेकिन यहां पर एक एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा। याद रखिएगा कि ये पहले भारतीय चुनाव जीतने वाले हैं, लेकिन चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। चुनाव लड़ने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले भी एक भारतीय ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। वो क्या किए थे? हार गए थे। तो याद रखिएगा, द्वितीय व्यक्ति, मैं यहां लिख देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट क्या PDF ही मिल जाएगा। दूसरे भारतीय जो चुनाव लड़े थे ब्रिटेन में, चुनाव लड़े थे, तो दूसरे भारतीय जो ब्रिटेन में चुनाव लड़े थे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसका ट्रिक क्या है, मैं ट्रिक बताता हूं। देखिए, दादा भाई नौरोजी जो हैं, दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए थे। किस हाउस के लिए? जैसे हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा है, तो वहां पे हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड है। क्या है? हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड है। और वहां पर पार्टियां दो हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक देखिएगा क्या है। पार्टियां दो हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है और दूसरा लिबरल पार्टी है। दूसरा क्या है? लिबरल पार्टी। अब याद कैसे रखना है, मैंने तो ऐसे ही याद किया, मैं आपको अपना तरीका बता देता हूं। देखिए, मुझे एक बात तो याद है साथियों, एक बात तो याद है कि ये हाउस ऑफ कॉमन से जीते थे। तो कॉमन में क्या है? कॉमन में C है ना, कॉमन में क्या है? C। तो अगर ये हाउस ऑफ कॉमन में जीते हैं तो कॉमन में क्या है? C। तो पार्टी में C नहीं होगा। तो यहां मुझे बताइए कि कॉमन में C है तो पार्टी में C नहीं होगा, यानी पहला नहीं होगा, तो लिबरल पार्टी होगा, क्योंकि वहां दो ही पार्टियां हैं, एक पार्टी है कंजर्वेटिव और दूसरा है लिबरल। तो पार्टी में C कॉमन है तो यहां कॉमन नहीं होगा, यानी लिबरल होगा, है ना। अब दूसरी एक और बात आपको बताता हूं, सुनिएगा।
हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव ये लड़के जीते थे लिबरल पार्टी के टिकट पर। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो। अच्छा एक बात बताइए, दादा भाई नौरोजी से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। अभी अभी एक मैंने ट्रिक बताया था जिसका नाम था CLC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CLC अगर याद है आपको तो तीनों अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी के 3 अधिवेशन कहां कहां आयोजित हुए थे, इसका आंसर याद आ जाएगा। जरा बताइए तो CLC का मतलब क्या है? ये ट्रिक बताया था ना अभी, CLC, जरा बताइए कि क्या होगा इसका मतलब, CLC का मतलब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज को एकत्रित करना और जनता में देश प्रेम की भावनाओं को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने गणेश चतुर्थी और शिवाजी त्योहार को मनाना प्रारंभ किया था? वो कौन लोग थे साथियों जिन्होंने शिवाजी जयंती और गणेश चतुर्थी मनाना शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले या स्वामी दयानंद सरस्वती? आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों इस भारतीय समाज को एकत्रित करने के लिए तिलक ने यह हथकंडा अपनाया था। साथियों आपको पता होना चाहिए कि तिलक ने कहां पर, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान साथियों, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए इन्होंने धार्मिक उपायों को अपनाया और लोगों को कहा कि आप शिवाजी जयंती को मनाइए ताकि लोग एकत्रित होंगे, राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ेंगी। लोग गणपति उत्सव मनाइए, गणपति बप्पा मोरया, पुढचा वर्ष लौकर या अगले वर्ष जल्दी आना गणपति। तो ऐसा मनाने वाले, शिवाजी जयंती मनाने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। अब रुकिएगा जरा, यहां पर जब बात स्वदेशी की आई है तो 2-3 बड़े सवाल बनेंगे। जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन साथियों, जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा था तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान 3-4 बड़े प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न कि इस आंदोलन का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? आप जरा बताइए कि इस आंदोलन का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया, कमेंट बॉक्स में बताना है। इस आंदोलन का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? तो आपको याद होगा कि दिल्ली से नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा ने। किसने किया? सैयद हैदर रजा ने किया साथियों, सैयद हैदर रजा ने। उसके बाद पूछेगा कि बंगाल से किसने नेतृत्व किया, एग्जाम में पूछेगा तो आप कहेंगे हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी साथियों, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किया। तीसरी बात अगर हम करें तो आपसे पूछेगा कि महाराष्ट्र से इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो महाराष्ट्र से तिलक ने किया साथियों, तिलक ने किया। चौथा आपसे पूछेगा साथियों कि पंजाब से नेतृत्व किसने किया, तो पंजाब से नेतृत्व किया लाला लाजपत रॉय और उनके मित्र लाला लाजपत रॉय और उनके साथ अजीत सिंह ने। किसने किया? जरा अजीत सिंह नाम लोग भूल जाते हैं, कमेंट करो तो जरा अजीत सिंह जरा कमेंट करिए तो सभी लोग अजीत सिंह। उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछेगा, चौथा के बाद 5वां नंबर आपसे यहां से पूछ सकता है कि यहां पर मद्रास में किसने किया? तो साथियों मद्रास में किया चिदंबरम पिल्लई ने, मद्रास में किया चिदंबरम पिल्लई ने। लेकिन इनके साथ साथियों एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बिपिन चंद्र पॉल। बिपिन चंद्र पॉल बंगाल से नहीं बल्कि मद्रास से आंदोलन को नेतृत्व दिए थे बिपिन चंद्र पॉल। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है साथियों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए विकल्प हो जाएगा, ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है साथियों और बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? आपसे पूछ रहा है कि महिला को अध्यक्ष चुनना। आप समझ रहे हैं, महिला को अध्यक्ष चुनने की जब बात आती है साथियों, जब महिला को अध्यक्ष चुनने की बात आती है तो आपको पता है कि महिला को अध्यक्ष चुनने पर बहुत सारे सवाल यहां पर फ्रेम किए जाते हैं। बहुत सारे साथियों सवाल फ्रेम होते हैं और जब महिला को चुनने की बात आती है तो बहुत सारे सवाल साथियों, बहुत सारे सवाल जो हैं यहां पर फ्रेम किए जाते हैं। अब जो सबसे पहला सवाल यहां से फ्रेम हो सकता है, देखिए लखनऊ सेशन, गया अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कौन सा वो अधिवेशन है जहां पर महिला की अध्यक्ष की बात हुई है? तो साथियों जब हम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो याद रखेंगे कि महिलाओं की जब हम बात करते हैं साथियों, महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो साथियों महिला अध्यक्ष के अंदर में 3 प्रश्न सबसे पहले बनेंगे। सबसे पहला बनेगा कि प्रथम महिला
जो कांग्रेस में शामिल हुई, तो याद रखिएगा स्वर्णा कुमारी देवी, रविंद्रनाथ टैगोर की बहना हुआ करती थी स्वर्णा कुमारी देवी। अगर आपको याद हो तो यह पहली महिला सदस्य बनी थी कांग्रेस के 1889 के अंदर में। उनके साथ, इस पहली महिला स्वर्णा कुमारी के साथ कादम्बिनी गांगुली हुआ करती थी साथियों, कादम्बिनी गांगुली। सभी लोग एक बार कमेंट करिए कादम्बिनी गांगुली। यहां से एग्जाम में पूछता है देश की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला, देश की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला कांग्रेस से जुड़ी थी साथियों, भारत की पहली महिला जिसने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। तीसरा साथियों यहां पे आता है जानकी नाथ घोषाल। आप जानते हैं, आपको क्लास में पढ़ाया भी है मैंने, जानकी नाथ घोषाल। साथियों ध्यान रखेंगे कि जानकी नाथ घोषाल महिला हुआ करती थी। इनके अलावा साथियों और भी बहुत सारे लोग हुआ करते थे। अब आ जाते हैं कांग्रेस में। कांग्रेस में अगर पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बना, प्रथम महिला अध्यक्ष की जब बात आएगी तब एनी बेसेंट का नाम आता है साथियों। एनी बेसेंट आपको पता होगा कि 1917 के अंदर में अधिवेशन आयोजित हुआ था कलकत्ता में साथियों, और इसी अधिवेशन का जेल से निकलने के बाद आपको याद होगा कि होम रूल आंदोलन के दौरान ये जेल गई थी, और इनके साथ जेल एक और व्यक्ति गए थे जिसका नाम है साथियों वीपी वाडिया। याद होगा कि एनी बेसेंट जेल गई थी, एनी बेसेंट साथियों जेल गई थी, और जेल से निकलने के बाद ये अध्यक्ष बनी थी। उसके अलावा यहां से एक और सवाल फ्रेम करता है साथियों, एक और सवाल फ्रेम करता है, और वो सवाल ये होता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन। ध्यान देना, यहां पे मैंने क्या लिखा, प्रथम महिला, मतलब महिला के अंदर में कोई भी महिला, लेकिन प्रथम भारतीय महिला जब एग्जाम में पूछे तो आप सभी क्या कमेंट करेंगे, जरा आंसर बताइए मुझे। प्रथम भारतीय महिला का जब नाम पूछेगा तो आप कहना कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तो याद रखना सरोजनी नायडू साथियों, सरोजनी नायडू साथियों 1925 का अधिवेशन था, कानपुर के अंदर में अधिवेशन आयोजित हुआ था साथियों, कानपुर में। अच्छा, यहां 17 से एक और अधिवेशन से सवाल आता है कि पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि पहली बार तिरंगा झंडा एनी बेसेंट के 1917 के इसी अधिवेशन में फहराया गया था, इसी अधिवेशन में फहराया गया था। ठीक है जी, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी विकल्प हो जाएगा, दैट इज अ कलकत्ता का अधिवेशन साथियों, कलकत्ता का अधिवेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला है प्रश्न संख्या 20 साथियों। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने या वीर राघवाचारी ने की थी। क्या वो लखनऊ अधिवेशन था, क्या वो नागपुर अधिवेशन था, क्या वो गया अधिवेशन था, और क्या वो कलकत्ता अधिवेशन था, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर नागपुर हो जाएगा। आपको पता है कि बिहार स्पेशल का यहां से क्वेश्चन बनता है साथियों। कल ही क्लास में पेड बैच में मैंने आपको पढ़ाया था, याद है या नहीं याद है। बिहार स्पेशल के अंदर में साथियों एक प्रश्न बनता है, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। बिहार वो पहला राज्य था जिन्होंने प्रांतीय कांग्रेस की 12वीं बैठक बुलाई थी। बिहार के अंदर में साथियों ध्यान रखिएगा, प्रांतीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, प्रांतीय कांग्रेस का कईयां अधिवेशन, तो 12वां अधिवेशन हुआ था साथियों। और यह स्थान कहां था, तो स्थान था साथियों भागलपुर में। इसी भागलपुर के अधिवेशन के अंदर में साथियों, भागलपुर में अधिवेशन हुआ था। डेट था 28 से लेकर 29 अगस्त 1920, और इसी 29 अगस्त 1920 को इसके अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी लोग कमेंट करेंगे ये बिहार स्पेशल का पार्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था, और असहयोग आंदोलन का जब प्रस्ताव पेश किया गया तो इसको अप्रूवल मिला। उसके बाद आनन फानन में 1920 में साथियों कलकत्ता में विशेष अधिवेशन कांग्रेस ने बुलाया, क्योंकि उन्हें इस बात का डर हो गया कि बिहार वाले ने पहले पारित कर दिया है। और कलकत्ता में साथियों विशेष अधिवेशन बुलाया गया, कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और कलकत्ता के इस विशेष अधिवेशन के दौरान यह प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद नागपुर के अंदर में वीर राघवाचारी के अधिवेशन की अध्यक्षता हुई, और वीर राघवाचारी ने नागपुर अधिवेशन के दौरान सबसे पहली बार असहयोग
साथियों आंदोलन को पारित करवाया। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहां पे पारित हुआ। बिहार स्पेशल का पोर्शन मैंने आपको यहां बता दिया। तीन बड़ी बातें हैं, सभी लोग कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, सभी लोग कमेंट करेंगे। पहला कमेंट होगा कि बिहार प्रांतीय का 12वां अधिवेशन, दूसरा होगा भागलपुर, कभी लोग कमेंट करेंगे भागलपुर, तीसरा होगा 28-29 अगस्त, चौथा होगा अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चार कमेंट आपके आने चाहिए कमेंट बॉक्स में, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आप टाइप करेंगे तो याद हो जाएगा और एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और बात, 1920 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहला तो असहयोग का आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, यानी असहयोग का प्रस्ताव सीआर दास ने पेश किया और वह प्रस्ताव क्या हुआ, पारित हुआ। ये वही सीआर दास थे जिन्होंने पहले विरोध किया था, बाद में इन्होंने ही पेश किया। दूसरी सबसे बड़ी बात जो एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है वो ये है कि रियासतों के प्रति नीति, याद रखना साथियों, रियासतों के प्रति नीति जो है, रियासतों के प्रति नीति, राज्यों और रजवाड़ों के प्रति नीति इसी अधिवेशन में दिया गया था, इसी अधिवेशन में दिया गया था साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी, अच्छा ठीक है ना ये तरीका, टॉपिक वाइज ऑफिसर एकेडमी आपको करा रहा है, तो क्या आप इससे खुश हैं? यस और नो में सभी लोग उत्तर दीजिए कि जो हम टॉपिक वाइज आपको करा रहे हैं तो क्या इस टॉपिक वाइज से आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? सभी लोग जरा कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन आपको बताना है, लखनऊ अधिवेशन, गया अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, कराची अधिवेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन, तो आप समझिए ये महात्मा गांधी हैं। साथियों महात्मा गांधी का कांग्रेस से जुड़ाव कैसे हुआ आपको याद दिलाते हैं। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो पहली बार भारत आए थे और 1901 में साथियों दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, मुझे जहां तक ध्यान है, और अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? दिनसा एडुल्वी वाचा, दिनसा एडुल्वी वाचा, उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक हुआ था और वहां पर साथियों गांधी शामिल हुए थे। लेकिन आपको याद होगा कि असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग के बाद गांधी जेल चले गए। असहयोग के बाद गांधी को 6 वर्ष की जेल हुई। जरा सभी लोग कमेंट करेंगे कितने वर्ष की, तो 6 वर्ष की सजा हुई, 6 वर्ष की जेल हुई। लेकिन गांधी की सेहत खराब होने के कारण सेहत इनकी तबीयत खराब हो गई और सेहत खराब होने के कारण साथियों याद रखना 5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से क्या किया गया? रिहा कर दिया गया। और जब गांधी जेल से रिहा हुए, रिहा किया गया, और जब गांधी साथियों जेल से रिहा हुए तो गांधी ने जेल से रिहा होने के बाद 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी मेरे छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों से निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका लाइक हमारे पास, आपके परिवार के सदस्यों के पास, हम आपके परिवार के सदस्य हैं, एक पॉजिटिव संदेश के रूप में, एक प्यार के रूप में वो पैगाम आएगा और उस पैगाम को हम दिल से स्वीकार करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ठीक है, तो 1901 का जो अधिवेशन था साथियों, जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दिनसा एडुल्वी वाचा ने की थी। बेलगाम एकमात्र ऐसा अधिवेशन, इस अधिवेशन के अंदर में गांधी दास समझौता, बेलगाम अधिवेशन के अंदर में ही साथियों एक समझौता हुआ जिसे हम कहते हैं गांधी दास समझौता। और ये गांधी दास समझौता वही समझौता था जिस समझौते के अनुसार स्वराज पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। इसी समझौते के अनुसार साथियों स्वराज पार्टी का विलय कहां हुआ साथियों? तो स्वराज पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। स्वराज पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सभी जानते हैं कि अगर आपका सपना अगर बीपीएससी अधिकारी बनने का है, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी का पद आप हासिल करना चाहते हैं, तो ऑफिसर्स एकेडमी आपका यह सपना पूरा करने में आपकी भरपूर मदद करेगी। हमारे युवा एजुकेटर्स और अनुभवी एजुकेटर्स की टीम के द्वारा बिहार की सबसे बड़ी शिक्षकों की टीम के द्वारा
आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन बैच के जितने भी छात्र हैं वो अगर ऑफलाइन बैचेस में एडमिशन लेते हैं, ऑफलाइन बैच की बात अलग ही होती है ना, ऑनलाइन की बात अलग है और ऑफलाइन की तो बात अलग ही है, तो उनको 5,000 रुपए का हमारे फाउंडेशन बैचेस के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि ऑफिसर्स एकेडमी बीपीएससी के संपूर्ण प्रीलिम्स एग्जाम की, संपूर्ण मेंस एग्जाम की, एसए के लिए, ऑप्शनल के लिए और इंटरव्यू और टेस्ट सीरीज की तैयारी कराती है। साथ ही साथ बीपीएससी का स्कॉलरशिप टेस्ट हम आयोजित करने वाले हैं, जिस टेस्ट के अंदर में हम एक टॉपर बैच पढ़ाएंगे और इसमें 30 बच्चों को साथियों निःशुल्क पढ़ाया जाएगा और बाकी लोगों को भी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो आप जिनको भी जानते हैं उनको जरूर बताएं। अगला प्रश्न थोड़ा प्रश्न बड़ा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पे क्या दे रखा है, कांग्रेस का अध्यक्ष दे रखा है और यहां पे क्या दे रखा है, अधिवेशन का स्थान दे रखा है। साथियों कांग्रेस का अध्यक्ष का नाम दे रखा है और साथ ही साथ कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम दे रखा है और साथ ही साथ साथियों कांग्रेस के अधिवेशन का स्थान भी दे रखा है। देखिए आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि सुभाष चंद्र बोस कहां चले जाएंगे, हरिपुरा चले जाएंगे। तो देखिए कि इसमें लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है, डी का तो 1 होगा, ये तो कंफर्म है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी 4 है नहीं होगा, 2 है नहीं होगा, यहां भी 3 है नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि ये आंसर होगा। लेकिन एक बार रुक जाइए, बाकी को भी मिला लीजिए क्योंकि ई विकल्प भी है। तो आइए दूसरा भी देख लेते हैं, एक तो सही हो गया। आप जानते हैं कि सरोजनी नायडू कानपुर में 1925 के अंदर में 1925 का अधिवेशन था साथियों। तो आपका सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 भी सही है। उसके बाद डॉक्टर एम.ए. अंसारी साथियों याद होगा मद्रास अधिवेशन 1927 के अध्यक्ष बने थे, जहां साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया था। तो आप देखिए कि 1 का 3 होगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि पुरुषोत्तम दास टंडन नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष होंगे, यानी 4 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प साथियों आपका उत्तर हो जाएगा। सी विकल्प क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। आपसे पूछ रहा है कि नहीं की थी। पहला ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन 1937 और रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन रहे हैं स्वतंत्रता के पूर्व। स्वतंत्रता के पूर्व सबसे ज्यादा बार अगर कोई रहा तो सबसे ज्यादा बार स्वतंत्रता पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक नाम जो है, एक नाम किसका आता है, जवाहरलाल नेहरू का आता है। आप जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन के अंदर में यहीं पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव साथियों, आपको याद होगा कि यह वही अधिवेशन है जहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को आयोजित किया गया था। यह भी आपको याद होगा कि 26 जनवरी एग्जाम में पूछता भी है कि 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया, तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। कब फहराया गया, तो याद होगा 31 दिसंबर को रात्रि 12 बजे। 31 दिसंबर को 1929 को साथियों रात्रि कितने बजे, तो रात्रि 12 बजे साथियों, रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर साथियों। किस नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर। आप सभी को पता है कि अगली क्लास कौन सी होगी, मेरे क्लास के आधे घंटे के बाद, यानी अभी रात 10 बजे से आपकी विज्ञान की क्लास है, साइंस की क्लास होगी। तो साइंस की क्लास भी करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है कि साइंस भी कितना महत्वपूर्ण है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे केसरी सर जो हैं, हमारे प्यारे साथियों केसरी सर साइंस का अधिवेशन कह रहा हूं, साइंस का लेक्चर लेके आएंगे रात में 10 बजे। और आप जानते हैं कि आज फिजिक्स से शुरुआत होगी, जिसके अंदर में राशि एवं मापन और यांत्रिकी का जो टॉपिक है वो कवर किया जाएगा साथियों, वो कवर किया जाएगा। तो आपसे निवेदन है, थैंक यू। अरुण कुमार जी सुपौल से कोई हैं, बहुत मैसेज कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं भाई, बहुत तेजी से मैसेज जा रहा है आपका, बहुत शुक्रिया। लखनऊ अधिवेशन ये वही अधिवेशन था जहां पे समाजवाद की बात आई थी साथियों। समाजवाद जी, कांग्रेस का नया लक्ष्य जो है, नया लक्ष्य समाजवाद अपनाया गया था, आपको याद होगा। फैजपुर अधिवेशन आपको याद होगा, आंसर हो जाएगा रामगढ़ अधिवेशन, क्योंकि इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे आजाद भारत के। मौलाना
अबुल कलाम आजाद ने किया था साथियों। अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के अंदर में अध्यक्ष बने थे, 35 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बने और सबसे लंबी अवधि तक 1940 से लेकर 45 तक अध्यक्ष रहे, क्योंकि इस दौरान सेशन हुआ ही नहीं था। अगला, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? यह वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, यह वीवीआई क्वेश्चन है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और प्रश्न कराऊंगा, फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर आप 10 बजे विज्ञान की क्लास में मिलेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। पहला, कि दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एलिफिस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। यह स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अभी अभी बताया कि पार्टी कौन सा, सी यानी हाउस ऑफ कॉमन, और हाउस ऑफ कॉमन में चुने गए थे, और सी के साथ क्या लेना है, तो एल लेना है, यानी लिबरल पार्टी से चुने गए थे। ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, राष्ट्र गुफ्तार इन्हीं की पत्रिका थी, गुजराती पत्रिका, यह भी सही है। 2 बार यही गलत है, ये 2 बार अध्यक्ष नहीं रहे थे, 2 बार नहीं 3 बार अध्यक्ष रहे थे। कितनी बार अध्यक्ष रहे थे भाई, बोलो? 3 बार अध्यक्ष रहे थे। कोड क्या है, कोड बताओ? CLC, सी का मतलब कलकत्ता, एल का मतलब लाहौर और सी का मतलब कलकत्ता। 1886 में, 1886 के बाद 93 में और 1906 में। सी का मतलब होता है कलकत्ता, एल का मतलब होता है लाहौर और सी का मतलब होता है कलकत्ता। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न साथियों, इसके बाद आपको वीडियो लाइक करना है और घर चले जाना है, 10 बजे फिर हाजिर होना है खाना वाना खा के। आइए, कह रहा है कि 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? क्या वो अबुल कलाम आजाद थे? क्या वो जेबी कृपलानी थे? क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो आपको बताना है साथियों कि किसने जो है हरिपुरा सेशन के अंदर में इनको नामित किया। ठीक है साथियों, तो चलिए यहीं पे आपको छोड़े जाते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, तो इसी प्रश्न पर आपको यहां छोड़े जाते हैं, इसी प्रश्न पर साथियों छोड़े जाते हैं। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। आपको हमारा सेशन ये कैसा लगा? जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो 9,500 लोग हैं, आप सभी लोगों से एक निवेदन है हाथ जोड़कर कि वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में 5 मिनट के बाद पुनः आइएगा और बताइएगा जरूर, मैं 9,500 कमेंट देखना चाहूंगा, जरूर बताइएगा कि आपको यह सेशन हमारा कैसा लगा, आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद छोड़ जाए।